दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हम ज्योग्राफी की क्लास पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी में हमने अपनी 3 क्लासेज ले ली है। आज हमारी चौथी क्लास है। यह क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे भारतीय अपवाह तंत्र यानी नदी तंत्र पर। तो भारत की जो भी नदियां हैं, जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, चाहे वो उत्तर भारत की नदियां हों, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, फिर दक्षिण भारत की नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो भी नदियां हैं उन सभी नदियों पर चर्चा करेंगे। जो भी एग्जाम में जो तथ्य नदियों से संबंधित आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे तथ्य आपको आज यहाँ पर मिलने वाले हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं ज्योग्राफी की क्या इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए, तो मेरे पास यह है 68th बीपीएससी का प्रश्न पत्र जिसकी सीरीज है बी। इसके आप सबसे लास्ट में जाइएगा और 130 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिएगा। तो जो 20 क्वेश्चन है 68th बीपीएससी में 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के पूछे गए थे। तो ज्योग्राफी का अच्छा खासा वेटेज है और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही एवरेज आसान होते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ये 20 क्वेश्चन में आप बहुत आसानी से अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट होंगे तब भी 16 से 17 क्वेश्चन आसानी से, मैं कह रहा हूं, सही किए जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप मेहनत करें तो और ज्यादा भी इसमें सही क्वेश्चन करने की पूरी संभावना होगी। तो एक बड़ा वेटेज अब ज्योग्राफी का बनता जा रहा है लगातार बीपीएससी में। जैसे कि 68th बीपीएससी में देख रहे हैं कि 20 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से पूछे गए थे। आप इस सीरीज बी में आप देख सकते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन था कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। इस तरीके से आप 130 के बाद से 150 क्वेश्चन तक देखेंगे तो सारे जो क्वेश्चन है वह ज्योग्राफी से हैं। उसमें से आपको 6 से 7 क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक ज्योग्राफी से मिलेंगे, 13 से 14 क्वेश्चन ओवरऑल ज्योग्राफी में। फिर उसमें भी अगर हम देखें तो 10 क्वेश्चन आपको इंडियन ज्योग्राफी से मिलेंगे। बाकी जो 2-3 क्वेश्चन होते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के होते हैं। तो इसीलिए इंडियन ज्योग्राफी पर हमारा ज्यादा जोर है। अभी तक हमने 3 क्लासेस पढ़ ली हैं। आज हम पढ़ेंगे चौथी क्लास और इसमें पढ़ेंगे नदी तंत्र और यह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, क्लास को अपनी स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब पर नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारे द्वारा दी जा रही क्लासेज है, महत्वपूर्ण क्लासेज हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आपको ईवोकाईएस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण कक्षाओं के साथ। तो आप इनका लाभ उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपवाह तंत्र यानी नदी तंत्र। सबसे पहले देखें तो अपवाह होता क्या है। अपवाह का मतलब होता है बहाव, निश्चित वाहिकाओं यानी नदी हो चाहे नहर हो आदि के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या कहते हैं, अपवाह। अपवाह मतलब बहना। एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जब जल प्रवाह होता है तो उसे कहते हैं अपवाह। इसी वाहिकाओं के जाल को क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र। तभी गंगा नदी तंत्र को क्या कहते हैं, गंगा नदी का अपवाह तंत्र। यानी गंगा नदी में बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं, ये वाहिकाओं का एक जाल बन जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गंगा नदी का अपवाह तंत्र। तो अपवाह समझ लिया है। अपवाह होता है जल प्रवाह, किसी निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहा जल प्रवाह और वाहिकाओं के जाल को कह देते हैं फिर अपवाह तंत्र। अब देखेंगे भारतीय अपवाह तंत्र। भारतीय अपवाह तंत्र को हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहला भाग हो जाता है हिमालयी अपवाह तंत्र, यानी हिमालय से जो निकलने वाली नदियां होती हैं जिसमें मुख्य रूप से सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हम पढ़ते हैं। दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में कौन सी नदियां आएंगी, जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, आप मैप में देख रहे होंगे ये सारी जो नदियां हैं ये सब प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती हैं। हमने अपने ज्योग्राफी क्लास के दूसरे भाग में बताया था कि प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन सा होता है। तो आपको बताया था कि ये जो त्रिभुजाकार आकृति थी, जो राजमहल की पहाड़ी पूरब की तरफ से राजमहल की पहाड़ी से स्टार्ट होती थी, पश्चिम की तरफ हम आते थे अरावली पहाड़ी तक, फिर दक्षिण में कार्डमम इलायची की पहाड़ी तमिलनाडु के क्षेत्र तक आते थे। ये पूरा हिस्सा जो है यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां होंगी वो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का हिस्सा होगी। तो भारतीय अपवाह तंत्र को हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हिमालयी तंत्र में हम सिंधु नदी तंत्र को पढ़ेंगे। सिंधु नदी तंत्र, अब नदियों के संदर्भ में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यह जानना बेहद आवश्यक है। नदियों के संदर्भ में 3-4 टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो नदी का उद्गम कहां से हुआ है, उस नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, दाएं तट से कौन सी नदियां मिलती हैं, बाएं तट से कौन सी सहायक नदी मिलती हैं। फिर अगर उस नदी पर कोई महत्वपूर्ण बांध, कोई परियोजना, कोई जलप्रपात है तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर नदी का संगम यानी नदी किस सागर में मिल रही है, या फिर नदी कोई है वह कोई मुख्य नदी में जाकर मिल रही होगी, यानी नदी का संगम कहां पर है। ये 4-5 तरीके होते हैं जहां से एग्जामिनर आपसे नदियों के संदर्भ में क्वेश्चन पूछता है।
तो सिंधु नदी तंत्र में देखेंगे सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है। सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू के निकट एक हिमनद है जिसका नाम है चोमा युंगडुंग ग्लेशियर। इसी चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होता है। अगर मैं मैप में आपको सिंधु नदी दिखाऊं तो ये है सिंधु नदी तंत्र। ये जो आप मुख्य नदी देख रहे हैं जो इंडस रिवर के नाम से जिसे जानते हैं, सिंधु नदी को अरब सागर में गिरती है और यह निकल कहां से रही है, यह निकल रही है तिब्बत के क्षेत्र में कैलाश पर्वत के निकट एक कैलाश मानसरोवर है और वहीं पर एक हिमनद है चोमा युंगडुंग ग्लेशियर। इसी चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होता है जो पहले उत्तर की तरफ मुंह करती है, फिर इसका झुकाव जो है जम्मू कश्मीर होते हुए इसका झुकाव दक्षिण की तरफ होती है और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, आपने जाना कि यह चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से इस नदी का उद्गम होता है जो कैलाश पर्वत श्रेणी के निकट स्थित है। सिंधु नदी की अगर ओवरऑल लंबाई देखें, यानी सिंधु नदी तिब्बत के क्षेत्र में बहती है, फिर भारत के जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, फिर अंत में पाकिस्तान होते हुए यह अरब सागर में गिरती है। तो ओवरऑल अगर सिंधु नदी की लंबाई देखें तो वह है 2880 किलोमीटर। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में केवल आपसे एग्जामिनर पूछे कि भारत में सिंधु नदी की कितनी लंबाई है तो आप बताएंगे 1114 किलोमीटर। सिंधु नदी यह भारत में हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है, यानी हिमालय से निकलने वाली जितनी नदी हैं उसमें सबसे पश्चिमी नदी अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो आप बताएंगे सिंधु नदी भारत की सबसे पश्चिमी नदी है हिमालयी नदियों में। तिब्बत में अच्छा इसका नाम कुछ दूसरा है। तिब्बत में जो इसका नाम है वह सिंगी खंबान या शेरमुख के नाम से जानते हैं। तो सिंधु नदी का नाम तिब्बत में क्या है, तो सिंधु नदी का नाम तिब्बत में सिंगी खंबान है या शेरमुख है। तो एग्जामिनर आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। अब सिंधु नदी के दाएं और बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों को देख लेते हैं। दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी होंगी, दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां वे नदियां होंगी जो ये अफगानिस्तान की क्षेत्र से आकर सिंधु नदी में मिल रही होंगी। और बाएं तट से मिलने वाली कौन सी नदियां होंगी, तो बाएं तट से मिलने वाली नदियां होंगी जो भारत की आप पंचनद देखते हैं, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ये जो 5 नदियां हैं जिन्हें हम पंचनद कहते हैं, ये 5 नदियां जो हैं बाएं तट से आकर सिंधु नदी में मिलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां जो अफगानिस्तान क्षेत्र होकर सिंधु नदी में मिलती हैं। तो इसमें सबसे पहली है गिलगित नदी, श्योक नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी, गोमल नदी, नुब्रा और हुंजा नदी। ये नदियां प्रमुख नदियां हैं जो दाएं तट से मिलती हैं। एक बार मैं और इसका रिवीजन कर दे रहा हूं, गिलगित, श्योक, काबुल नदी, कुर्रम नदी, गोमल नदी, नुब्रा नदी और हुंजा नदी। अगर आप यह सोच रहे हैं कि इतनी सारी सहायक नदियां क्या जरूरी हैं क्या याद करना, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं 68th बीपीएससी में आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे सीरीज बी का 138 क्वेश्चन नंबर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैं क्यों बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 138 था, अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है। आप समझ रहे हैं ना, यानी दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां जो सिंधु नदी से आकर मिलती है उसके संदर्भ में ये क्वेश्चन बना है कि सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है, यानी अफगानिस्तान की जो नदियां आकर सिंधु नदी में मिलती हैं वो कौन सी नदी है। उसमें आपको ऑप्शन दिए गए थे हेलमंद नदी, अमुदारिया नदी, काबुल नदी और अंतिम 2 अतिरिक्त ऑप्शन जो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप यह पढ़े होते कि सिंधु नदी के दाएं तट से मिलने वाली कौन सी नदियां हैं जो अफगानिस्तान से आकर मिलती हैं, तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाते। तो इसका जो सही उत्तर है वह है काबुल नदी। तो ट्रेंड एनालिसिस कीजिए, पैटर्न को तलाशिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। इसी उद्देश्य के साथ आपको ये क्लासेस दी जा रही है ताकि अब आप जो है कोई क्वेश्चन गलत ना करें। तो हमने दाएं तट की सहायक नदियों में देखा कि इसमें गिलगित, स्यूत, काबुल, कुर्रम, गोबल, नुब्रा और हुंजा है और यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बाएं तट की सहायक नदियों में पंचनद हैं जो सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब हैं। तो ये पंचनद हैं जो बाएं तट से सिंधु नदी में आकर मिलती हैं। सिंधु नदी का अगर संगम देखें तो यह कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है, यानी सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है कराची के पूर्व में। तो ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान का क्षेत्र है कराची और इसके पूर्व में जाकर यानी इसके पूर्व साइड में जाकर अरब सागर में यह मिल जाती है सिंधु नदी। तो इस तरीके से हमने सिंधु नदी के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। अब सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियां हैं बाएं तट से मिलती हैं जिन्हें पंचनद कहते हैं,
उसमें एक एक नदी को आप उठाएंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे झेलम नदी। झेलम नदी का अगर हम उद्गम देखें तो यह पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झरने से इसका उद्गम होता है। हमने अपनी दूसरी क्लास में जब हम हिमालयन रेंज पढ़ा रहे थे तब आपको पीर पंजाल श्रेणी की लोकेशन दिखाया था कि यह लघु हिमालय में स्थित है पीर पंजाल श्रेणी, और इसी पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झरने से झेलम नदी का उद्गम होता है। अगर झेलम नदी की सहायक नदियों की बात करें तो किशन गंगा या जिसे हम नीलम नदी भी कहते हैं और लिद्द नदी इसकी सहायक नदियां हैं। चिनाब नदी में इसका संगम है, यानी झेलम नदी जो है वह चिनाब नदी में आकर मिल जाती है। आप मैप देखेंगे तो पता चल जाएगा। जब भी ज्योग्राफी पढ़े तो आपके पास एक एटलस जरूर होनी चाहिए। ये आप झेलम नदी देख रहे हैं, ये नीलम नदी देख रहे हैं इसकी सहायक नदी के रूप में। तो ये झेलम नदी जो है वह कहां से निकल रही है? पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झरने के पास से यह निकलती है, फिर आकर किस नदी में मिल जाती है? तो चिनाब नदी में आकर मिल जाती है। ये जो चिनाब नदी इसके दक्षिण में है, इसी नदी में आकर इसका संगम हो जाता है झेलम नदी का। झेलम नदी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो प्रमुख तटीय शहर श्रीनगर जो है वह झेलम नदी के किनारे ही स्थित है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि जम्मू कश्मीर की राजधानी पूछ ले कि किस नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है, और श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह है झेलम नदी के किनारे। वूलर झील आप जानते होंगे वूलर झील के बारे में कि भारत की यह सबसे मीठे पानी की झील है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो झेलम नदी के मार्ग में आती है। यानी जो जम्मू कश्मीर में वूलर झील है, जो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, जब झेलम नदी पीर पंजाल की श्रेणी वेरीनाग झरने से निकलती है और यह जब बहते हुए आती है तो यह वूलर झील जो है इसके मार्ग में आती है। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झेलम नदी के मार्ग में सबसे मीठे पानी की झील आती है, उसका नाम है। तो आपको 3-4 नदियां दे दी जाएंगी। अब आपसे पूछा जाएगा सही ऑप्शन क्या होगा, तो आप बताएंगे वूलर झील जो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है वह झेलम नदी के मार्ग में आती है। तो झेलम नदी से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। अब आते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी को हम देख लेते हैं एक बार मैप में। ये आप देख रहे होंगे चिनाब नदी है ना, ये है चिनाब नदी जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब देखते हैं इसका उद्गम कहां से होता है, फिर इसका संगम कहां होता है। अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं चिनाब नदी से वो देख लेते हैं। तो इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा मिलने से। दो नदियां हैं चंद्र और भागा। चंद्रभागा नदी जो निकलती है वह बाड़ा लाचा दर्रा। बाड़ा लाचा दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लाचा दर्रा से चंद्र और भागा दो नदियां मिलती हैं और ये दोनों नदियां फिर आकर आपस में मिल जाती हैं। जब ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं तो क्या कहलाती हैं? कहलाती हैं चिनाब नदी। इसीलिए चिनाब नदी का जो अन्य नाम है वह चंद्रभागा नदी नाम भी है। तो चंद्रभागा दो नदियां हैं, बाड़ा लाचा दर्रे से निकलती हैं। इन दोनों नदियों के मिलने से इसका नाम क्या पड़ जाता है? चिनाब नदी। भारत में चिनाब नदी की लंबाई देखें तो 1180 किलोमीटर है। एक महत्वपूर्ण तथ्य जो अभी करंट में चल रहा है, तो हम अपने नोट्स को क्या कर रहे हैं? करंट से भी अपडेट कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। करंट में क्या है? करंट में जम्मू कश्मीर में एक सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा केबल रेल पुल बनाया जा रहा है। और यह किस नदी की सहायक नदी पर बनाया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी की सहायक नदी है अंजी नदी। इस नदी पर, अंजी नदी आपको याद रखना है, यह चिनाब की सहायक नदी है और इसी नदी पर जम्मू कश्मीर में 331 मीटर ऊंचा भारत का पहला केबल रेल पुल बनाया जा रहा है। यह बिल्कुल अभी करंट लेटेस्ट की न्यूज है। आई थिंक ये अप्रैल मई की न्यूज है जब आई थी, जब माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि अंजी नदी पर 331 मीटर ऊंचा भारत का पहला केबल रेल पुल बनाया जाएगा, जो कहां होगा? जम्मू कश्मीर में। किस नदी की सहायक नदी पर? तो चिनाब नदी की सहायक है अंजी नदी पर। तो चिनाब नदी के संदर्भ में ये हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए। अब हम आएंगे रावी नदी पर। रावी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे के पश्चिम से। रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है रावी नदी का उद्गम। रावी नदी को हम अन्य नदियों से भी जानते हैं, जैसे इसको पुरुषड़ी या फिर इरावती नदी भी कहते हैं। इसकी जो सहायक नदी है, एक सहायक प्रमुख सहायक नदी है, एक नदी का नाम याद रखना है, वह है सुइल नदी। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि सुइल नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप बताएंगे रावी नदी की। रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से। हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में यह बहती है। तो हिमाचल प्रदेश के किस घाटी में यह नदी बहती है? तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में यह नदी बहती है। फिर चिनाब नदी में आकर यह मिल जाती है, जैसे झेलम नदी चिनाब नदी में आकर मिली,
उसी तरीके से रावी नदी भी चेनाब नदी में आकर मिल जाती है। अगर आप मैप में देखें तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ये आपकी चेनाब नदी है जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ऊपर से झेलम नदी आकर मिलती है, फिर चेनाब नदी के दक्षिण में देख रहे हैं यह रावी नदी जो कहां से निकल रही है, रोहतांग दर्रे से निकलती है और यह भी जो है चेनाब नदी में आकर मिल जाती है। अब रावी नदी के बाद हम देखेंगे व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम भी रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से होता है। तो दो नदियों का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास से हो रहा है। पहली नदी है रावी नदी जिसका उद्गम रोहतांग दर्रे के पास से होता है। दूसरी नदी है व्यास नदी, इसका उद्गम भी रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से होता है। ये आप तथ्य याद रखना कि एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले कि व्यास कुंड से किस नदी का उद्गम होता है तो आप बताएंगे व्यास नदी से। हालांकि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है लेकिन फिर भी इसे आप याद रखिए। कुल्लू घाटी में बहती है। तो हिमाचल प्रदेश की यह कुल्लू घाटी में बहती है। जैसे हमने ऊपर देखा कि चंबा घाटी में कौन सी नदी बहती है तो रावी नदी। अगर आपसे कुल्लू घाटी में पूछ ले तो आप बताएंगे व्यास नदी जो है कुल्लू घाटी में बहती है। हरिके के पास सतलज में इसका संगम है। हरिके बैराज आप जानते होंगे, हरिके बैराज एक बांध भी है जो सतलज और व्यास नदी के संगम पर ही बना हुआ है। तो व्यास नदी जो है वह सतलज नदी में आकर हरिके के पास मिल जाती है। आप ये देख रहे हैं, ये है नीचे सतलज नदी, ऊपर सतलज नदी के पास है व्यास नदी जो रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है, जो हरिके जो आपका पड़ता है पंजाब क्षेत्र में और यहाँ सतलज में आकर मिल जाती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जामिनर और एराइज कर सकता है कि सिंधु नदी की जो 5 नदियां हैं, ये 5 नदियों में हम देख रहे हैं सभी नदियां जो है वह पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर मिल रही हैं। चाहे वह झेलम नदी हो, चेनाब नदी में जाकर मिल रही हो, या फिर चेनाब नदी सिंधु नदी में जाकर मिल रही हो, ये भी पाकिस्तान के क्षेत्र में, या फिर चेनाब नदी में आकर मिल रही हो रावी नदी, ये भी भारत के क्षेत्र से निकलकर पाकिस्तान में मिलती है चेनाब नदी में। लेकिन केवल एक नदी है इन 5 नदियों में, वह है व्यास नदी जो भारत के क्षेत्र में मिलती है सतलज नदी से। तो इस तरीके से भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन अराइज कर सकता है, आप इसे बिल्कुल याद रखिए। व्यास नदी का जो संगम है वह सतलज नदी में है, हरिके के पास, और हरिके बैराज नाम का यहाँ पर एक बांध भी बनाया गया है जो पंजाब क्षेत्र में स्थित है। तो ये आपको तथ्य याद रखना है। अब देखते हैं सतलज नदी। सतलज नदी को तिब्बत में इसका एक अन्य नाम भी है, जैसे इसका नाम है लॉन्ग चेन खंबाब। तो लॉन्ग चेन खंबाब भी इसको कहते हैं क्योंकि जो सतलज नदी का जो उद्गम है वह तिब्बत के क्षेत्र से ही होता है, तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से। तो आपसे अगर एग्जामिनर पूछ ले कि सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है तो आप बताएंगे मानसरोवर के पास राक्षस ताल झील से। तो राक्षस ताल से सतलज नदी का उद्गम होता है जो मानसरोवर के निकट स्थित है। अब मानसरोवर के निकट से सिंधु नदी का भी उद्गम होता है, चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से सतलज नदी का भी उद्गम होता है, और मानसरोवर के निकट से ही ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम होता है। भी जब हम ब्रह्म नदी तंत्र पढ़ेंगे तब आप वहां पर इसको देखिएगा। तो सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है? तिब्बत के क्षेत्र में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से इसका उद्गम होता है। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है जिसे आपको जरूर याद रखना है, उसका नाम है स्पीति नदी। तो स्पीति नदी सतलज नदी की सहायक नदी है। सिपकिला के पास भारत में प्रवेश करती है। तो सिपकिला दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसी दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। अगर आपको मैप में दिखाएं तो ये सतलज नदी है, मानसरोवर के पास राक्षस ताल से निकलती है और भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो भारत में दर्रा है सिपकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसी दर्रे से जो है सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। और सतलज नदी में कौन सी नदी मिलती है? व्यास नदी। कहां मिलती है? हरिके बैराज के पास में जो पंजाब में है। नेक्स्ट, सतलज नदी के संदर्भ में अगर और महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो यह पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। पूर्ववर्ती कौन सी नदी होती है अभी मैं बता रहा हूं। इसमें जो एक और तथ्य याद रखना है कि एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय के तीनों भागों को काटती है। हिमालय के तीनों भागों को काटने का मतलब है, हमने जब अपनी दूसरी क्लास में बताया था हिमालय को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ऊपर के जो 3 हिमालय हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, तो इन तीनों हिमालयों को अगर काटने वाली कोई पूर्ववर्ती नदी है तो उसका नाम है सतलज हिमालय। सतलज नदी। सतलज नदी हिमालय के तीनों भागों को काटती है। उसमें ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय को आप रख सकते हैं। अब पूर्ववर्ती नदी और अनुवर्ती नदी 2 टाइप की नदियों को पढ़ते हैं। क्या होती है पूर्ववर्ती नदी, क्या होती है अनुवर्ती नदी, इसे हम जान लेते हैं। पूर्ववर्ती नदियां वे नदियां होती हैं जो पर्वत निर्माण के बाद भी अपना मार्ग नहीं बदलती हैं। यानी
हम जानते हैं कि पर्वत निर्माण जो होता है, अगर यहाँ पर पर्वतों का निर्माण हो रहा है और पहले से कोई किसी नदी का बहाव हो रहा है, तो पूर्ववर्ती ऐसी नदी होगी जो पर्वत, ये जो चट्टान होती है, जो पर्वत होता है, इसको काटकर जो है अपना मार्ग नहीं बदलेंगी, बहेंगी वहीं से। इस पठार, इस चट्टान को ये नदियां अपने बहाव से काट देती हैं। तो पर्वत निर्माण के बाद भी अपना मार्ग नहीं बदलती हैं, वैसी नदी होती हैं पूर्ववर्ती नदियां। आप इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि पूर्ववर्ती यानी जिस प्रकार से पहले बह रही थी उसी प्रकार से आज भी वह नदियां बह रही हैं। उसमें सिंधु नदी है, सतलज नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है। ये सारी नदियां पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण हैं। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोसी नदी किस तरीके की नदी का उदाहरण है, पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, अनुवर्ती नदी का उदाहरण है। तो आपका जो जवाब होना चाहिए, सही जवाब है कि कोसी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। गंडक नदी भी बिहार में बहती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन चाहे आप बिहार स्पेसिफिक में रख ले या ओवरऑल इंडियन ज्योग्राफी में इसको पढ़ ले, बस आपको याद रखना है कि पूर्ववर्ती नदियां ऐसी नदियां होती हैं जो पर्वत निर्माण के बाद भी अपना मार्ग नहीं बदलती, जिनके उदाहरण हैं सिंधु, सतलज, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। अब अनुवर्ती नदियां कौन सी होती हैं? तो अनुवर्ती नदियां ऐसी नदियां होती हैं जो पूर्व नदियों का जो प्रवाह था पर्वत निर्माण के बाद अपना मार्ग बदल लेने वाली नदियां, यानी पहले उनका बहाव दूसरी तरफ था, लेकिन जैसे वहां पर पर्वतों का निर्माण हुआ तो उन नदियों ने अपने मार्ग को बदल लिया। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है महानदी, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि महानदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है। तो अब आपका जवाब होना चाहिए अनुवर्ती नदी का उदाहरण है। तिब्बत के पठार के संदर्भ में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो जान ले, तिब्बत के पठार को हम पामीर की छत भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि पामीर की छत कौन सी है तो आप बताएंगे तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार के हम अन्य नाम भी हैं, जैसे चेंगतांग और क्वाघाई पठार भी कहते हैं। तो आपसे अगर चेंगतांग पठार के बारे में पूछ ले या फिर क्वाघाई पठार के बारे में पूछ ले तो इसका मतलब है कि वह एग्जामिनर आपसे तिब्बत पठार के बारे में पूछना चाहता है, क्योंकि तिब्बत पठार को हम चेंगतांग का पठार या क्वाघाई का पठार भी कहते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस एग्जाम में कि समुद्र तल से औसतन तिब्बत के पठार की ऊंचाई क्या है। अब आपसे अगर पूछा जाए तो आपका जवाब होगा 4500 मीटर ऊंचा। तो तिब्बत के पठार की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो 4500 मीटर। तिब्बत पठार से निकलने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं, जिसमें हमने कुछ भारतीय नदियों को देखा जो भारत के क्षेत्र से होकर गुजरती हैं, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी है, सतलज नदी और सिंधु नदी। ये तीन नदियां तो हमने जान ली कि यह तिब्बत के पठार से निकलती हैं। लेकिन कुछ अन्य नदियां भी हैं, जैसे यांगसी नदी जो चीन में बहती है, हुआंगहो जिसे पीत नदी या पीली नदी भी कहते हैं, इसका उद्गम भी तिब्बत के पठार से होता है। ये चीन की नदी है, चीन में बहने वाली नदी। फिर सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तो हमने पढ़ा ही। नेक्स्ट है मेकांग नदी। मेकांग नदी भी चीन के तिब्बत पठार से निकलती है। फिर यह म्यांमार, थाईलैंड, लाओस होते हुए वियतनाम होते हुए कहाँ गिरती है? यह दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। तो मेकांग नदी से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मेकांग नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मेकांग नदी जो है किन किन देशों से गुजरती है और इसका संगम यानी किस सागर में जाकर गिरती है। तो मेकांग नदी के बारे में जान ले कि मेकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम होते हुए यह दक्षिणी चीन सागर में जाकर गिर जाती है। तो इस तरीके से हमने तिब्बत के पठार के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं ये देखा। अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र को हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है, समझ लिया है। आप लोग इसका एक बार और रिवीजन कीजिएगा। ये सारे तथ्य आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत कठिन सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ज्योग्राफी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप 20 से 22 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको बहुत ही आसानी से आप सही कर पाएंगे और 20-22 क्वेश्चन की क्या वैल्यू होती है ये आप समझ सकते हैं किसी एग्जाम में। तो अब पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र किस नदी का उदाहरण है? तो यह पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। जैसे हमने अभी देखा ही था, पूर्ववर्ती नदियों में गंगा नदी भी शामिल थी। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। तो भारत का सबसे बड़े अपवाह तंत्र के बारे में पूछे एग्जामिनर तो आप बताएंगे गंगा नदी भारत के सबसे बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? आपको पता है कि उत्तराखंड में गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद है। हमने अपने दूसरे लेक्चर में आपको बताया था, जब हिमनद पढ़ा रहे थे तब प्रमुख हिमनदों को बताया था कि किन हिमनदों से कौन कौन सी प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, जिसमें गंगोत्री हिमनद
को बताते हुए हमने कहा था कि यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। प्रारंभ में इसका नाम जो होता है भागीरथी, यानी गोमुख के पास गंगोत्री से जो नदी निकलती है वह होती है भागीरथी। भागीरथी नदी में अलकनंदा जो सतोपथ हिमनद से आकर जब मिलती है, कहां पर मिलती है? देवप्रयाग में, तब इसका नाम हो जाता है गंगा नदी। तो अभी जब हम पंचप्रयाग पढ़ाएंगे तब आप देखेंगे कि अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है, तब इसका नाम होता है गंगा नदी। देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलने के बाद यह गंगा कहलाती है, हमने आपको बता ही दिया है। हरिद्वार में जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि गंगा नदी जो है मैदानी भाग में कब प्रवेश करती है, क्योंकि गंगा नदी कहां से निकल रही है? हिमालय से निकल रही है। तो हिमालय से निकलकर मैदानी भाग में कब प्रवेश करती है? उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में जो है यह गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2525 मीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। तो अगर आपसे भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो आप क्या बताएंगे? गंगा नदी, जिसकी कुल लंबाई है 2525 यानी 2525 मीटर। अब बाएं तट से मिलने वाली और दाएं तट से मिलने वाली कुछ सहायक नदियों को देख लेते हैं। इसके बाएं तट से मिलने वाली जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा नदी। तो अगर मैं मैप में आपको दिखाऊं गंगा नदी तंत्र, तो आप देख सकते हैं यह गंगा नदी तंत्र है और यहाँ गंगोत्री से यह नदी निकल रही है। और इसमें मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं बाएं तट से वो कौन कौन सी है? तो आप देख रहे होंगे इसमें गोमती नदी मिल रही है, घाघरा नदी मिल रही है, गंडक नदी मिल रही है, कोसी नदी मिल रही है और उसके आगे कौन सी नदी मिलती है? महानंदा नदी मिलती है। तो ये कुछ सहायक नदियां हैं जो गंगा में बाएं तट से मिलती हैं। अब कुछ नदियां हैं जो इसके दाएं तट से मिलती हैं। तो वे कौन सी नदियां हैं? यमुना और सोन नदी जो है इसके दाएं तट से मिलती हैं। आप यहां देख सकते हैं यह है आपकी यमुना नदी जो यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। और यह प्रयागराज में जो है, प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है, तभी वहां पर संगम होता है। और यह किस तरफ से मिलती है? तो यह मिलती है दाएं तरफ से। इसके बाद आप सोन नदी देख रहे होंगे जो अमरकंटक श्रेणी से निकलती है। ये विंध्य पर्वत श्रेणी के पास से उत्तर की तरफ बहते हुए यह सोन नदी आकर मिल जाती है। कहां? गंगा में मिलती है, दाएं तट से। तो इस तरीके से यमुना और सोन प्रमुख नदियां हैं जो गंगा नदी में दाएं तट से मिलती हैं। और गंगा नदी का जो संगम कहां होता है? तो बंगाल की खाड़ी में, यानी गंगा निकलती है गंगोत्री उत्तराखंड से और या उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अन्य नामों की बात करें तो अन्य नाम इसके पद्मा और मेघना है। पद्मा नाम इसका कब पड़ता है? हम देखते हैं कि जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में गंगा नदी से मिलती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। किसका? गंगा का नाम। और इसी गंगा नदी से अब आगे बढ़ती है यह पद्मा नदी के नाम से। फिर इसमें मेघना नदी जब आकर मिल जाती है तब इसका नाम हो जाता है मेघना नदी। और मेघना नदी ही जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी मेघना नदी के नाम से ही यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा नदी। तो इस तरीके से हमने गंगा नदी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे कि यह पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। भारत की सबसे लंबी नदी वह गंगा नदी है। गंगोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड में स्थित है वहां से इसका उद्गम होता है। प्रारंभ में इसका नाम भागीरथी होता है, फिर अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है तो इसका नाम पड़ जाता है गंगा। फिर यह गंगा नदी बहते हुए जब बांग्लादेश में जाती है वहां ब्रह्मपुत्र नदी आती है जिसका नाम बांग्लादेश में क्या पड़ जाता है? जमुना नदी। तो वही ब्रह्मपुत्र जिसका नाम जमुना नदी बांग्लादेश में पड़ता है, यह जमुना नदी जब गंगा नदी में मिलती है तो गंगा नदी का नाम और जमुना नदी दोनों नदी आपस में मिलकर क्या नाम हो जाता है उनका? पद्मा नदी। अब पद्मा नदी बांग्लादेश में आगे बढ़ती है तो यहीं पर मिल जाती है आगे मेघना नदी। और जब मेघना नदी इस पद्मा नदी में मिलती है तो दोनों का नाम मिलाकर हो जाता है मेघना नदी। और मेघना नदी के नाम से ही यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये पूरी कहानी हो गई। अब इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियां बताई कि इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी बताई? यमुना और सोन नदी। अन्य इसके नाम बता दिए हमने, इसका अन्य नाम है पद्मा और मेघना। अब देखते हैं पंचप्रयाग। पंचप्रयाग का मतलब है उत्तराखंड और हिमालयन ग्लेशियर से निकलने वाली कुछ नदियां हैं जो आकर अलग अलग नदियों में मिलती हैं और वह बनाती हैं प्रयाग। तो सबसे पहले देखेंगे विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जो है वह अलकनंदा में जब धौली गंगा आकर मिलती है तब इसका नाम पड़ जाता है विष्णु प्रयाग। तो अलकनंदा एक मुख्य नदी है जो सतपथ, ऐसे इसको देख सकते हैं, जो सतोपथ हिमनद से इधर से निकल रही है, यह अलकनंदा। अब यहां से आकर इसके
बाईं तरफ से आकर धौली गंगा मिलती है। जब धौली गंगा ये अलकनंदा में मिलती है तो यहाँ बन जाता है विष्णु प्रयाग। उसी तरीके से जब अलकनंदा में नंदाकिनी मिलती है तो बन जाता है नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा में जब पिंडार नदी आकर मिलती है तो बन जाता है कर्ण प्रयाग। अलकनंदा में जब मंदाकिनी मिलती है तो बन जाता है रुद्र प्रयाग। और जब अलकनंदा में भागीरथी मिलती है तब बन जाता है देव प्रयाग। और इसी देव प्रयाग से नाम भागीरथी अलकनंदा का मिलकर हो जाता है गंगा नदी। तो ये पंच प्रयागों से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हें आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। याद रख लें कि अलकनंदा धौली गंगा के मिलने से विष्णु प्रयाग, अलकनंदा नंदाकिनी। अब नंदाकिनी से देखो, इसके शब्दों को पकड़ो, नंदाकिनी से नंद प्रयाग। जब अलकनंदा और नंदाकिनी मिलेगी तो नंद प्रयाग। जब अलकनंदा और पिंडार नदी मिलेगी तो कर्ण प्रयाग। पिंडार कर्ण, अलकनंदा और पिंडार नदी से कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी से बनेगा रुद्र प्रयाग। और अलकनंदा भागीरथी के संगम से बनेगा देव प्रयाग। तो इन्हें आप याद रखना। अब हम गंगा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी में सबसे पहले देखेंगे कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, फिर इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं और फिर यह किस नदी में जाकर मिल जाती है। तो यमुना नदी का जो उद्गम होता है तो यह होता है यमुनोत्री हिमनद से, जो बंदरपूछ श्रेणी में स्थित है। तो बंदरपूछ पर्वत श्रेणी है एक, जो उत्तराखंड में स्थित है। और यहाँ पर हिमनद है यमुनोत्री हिमनद, और इसी यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी का उद्गम होता है। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो सबसे पहले देखेंगे दाएं तट से मिलने वाली इसकी सहायक नदियाँ। तो दाएं तट से मिलने वाली, अब दाएं बाएं में कंफ्यूज ना होना है ना, अपने आप को जो है नदी समझकर अपने हाथों से जो है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि जैसे यह बह रही है यमुना नदी, है ना, आप देख रहे होंगे ये यमुना नदी है। तो जब ये यमुना नदी है तो जिस दिशा में नदी बह रही है उस दिशा में अपने मुख को रखिए, फिर अपने हाथों से अब गेस कीजिए दाईं तरफ और बाईं तरफ। तो दाईं तरफ जो है वह आ जाएगा, यमुना नदी के संदर्भ की बात करें क्योंकि यह बह रही है किस तरफ, पूर्व की तरफ बह रही है। अब पूर्व की तरफ अपना मुख करेंगे तो यमुना नदी का दायां तट किस तरफ होगा, ये दायां तट होगा दक्षिण की तरफ। तो अब यमुना नदी के दाएं तट से कौन सी मिलने वाली नदियां हैं, तो उसमें प्रमुख नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी। तो आप मैप में भी इसको जरा देख लेंगे तो थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यह है आपकी यमुना नदी। अब यमुना नदी का दायां तट कौन होगा, यमुना नदी का दायां तट होगा, जितनी नदियां नीचे से आकर मिलेंगी यमुना नदी में वो हो जाएगा इसका दायां तट। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें मिल रही है चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी, सिंध नदी भी आकर इसी में मिलती है। तो ये सारी नदियां यमुना के दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। दूसरी बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों को देखें, यानी ऊपर की तरफ से कौन सी नदियां मिल रही हैं, तो हिंडन नदी, रिंद नदी, सिंगर और वरुणा नदी। हिंडन नदी को आप जरूर याद रखना। आपने सिंधु नदी, जब सिंधु सभ्यता आप पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र जो है वह आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित था, हिंडन नदी। वही हिंडन नदी है, यह यमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी। तो याद रखना कि बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों में हिंडन नदी को जरूर याद रखना, हिंडन और वरुणा नदी। अन्य नदियों में रिंद और सिंगर नदी भी शामिल है। तो ये हो गई यमुना की सहायक नदियां, जिसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, सिंगर, वरुणा और रिंद नदी। गंगा की सबसे पश्चिम एवं सबसे लंबी सहायक नदी है। यानी गंगा की सहायक नदी में देखें तो सबसे पश्चिम की जो सहायक नदी है वह यमुना नदी ही है, और सबसे लंबी नदी भी यही है जो गंगा में आकर मिलती है। और यह कहाँ मिलती है प्रयागराज, इलाहाबाद में। गंगा और यमुना के मिलने से संगम बनता है, तभी इसको क्या कहते हैं, प्रयाग का संगम। अब देखते हैं यमुना के बाद चंबल नदी, ये भी महत्वपूर्ण है। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, विंध्य श्रेणी की जाना पाव पहाड़ी से। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इनको सब याद रख लो, रट लेना, समझ लो इनको। तो चंबल नदी का उद्गम होता है जाना पाव की पहाड़ी से, जो कहां है, विंध्य श्रेणी में यह स्थित है। इसकी सहायक नदियों में देखें, चंबल की सहायक नदियों में तो बनास इसकी प्रमुख सहायक नदी है, इसे तो जरूर ही याद रखना। इसके अलावा भी अन्य सहायक नदियां हैं, जैसे मेज, पार्वती, काली सिंध, छिप्रा नदी। तो ये है चंबल की सहायक नदी। छिप्रा नदी के किनारे ही कौन सा शहर स्थित है, उज्जैन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन की जो राजधानी थी इतिहास में, तो वो उज्जैन छिप्रा नदी के किनारे ही स्थित है, जो चंबल की सहायक नदी है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, और यह बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कि कौन सी नदी जो है खड्डों का निर्माण करती है, बीहड़ों का निर्माण करती है, बीहड़ क्षेत्र में बहती है। तो चंबल नदी जो है वह
खड्डों का निर्माण करती है। ये तथ्य आपको याद रखना है। अवनालिका अपर्दन जब पढ़ते हैं कि बहुत बड़े जो है यहाँ पर खड्डे हो जाते हैं, तो इसी अवनालिका अपर्दन जो है यही चंबल नदी क्षेत्र में ही दिखाई देता है और चंबल नदी जो है यह खड्डों का निर्माण करती है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश के इटावा में जो है यमुना नदी में विलीन होती है। हमने देखा था यमुना की सहायक नदियों में कि चंबल नदी भी इसकी सहायक नदी थी और यह उत्तर प्रदेश के इटावा क्षेत्र में यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसकी सहायक नदियां याद रखना, बनास, मेज, पार्वती, काली सिंध, क्षिप्रा नदी। उद्गम याद रखना, जाना पाव की पहाड़ी से जो विंध्य श्रेणी में स्थित है। और इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य ये याद रखना कि चंबल नदी खड्डों का निर्माण करती है। अब देखते हैं गंडक नदी। गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम होता है नेपाल हिमालय से और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। तो आपको यह तथ्य याद रखना है। बिहार स्पेसिफिक इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में कि गंडक नदी जो है गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है और आपको अब अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे। लेकिन अब आपका जवाब क्या होना चाहिए कि गंडक नदी पटना के पास सोनपुर है और यहीं पर गंगा में मिल जाती है गंडक नदी। घाघरा नदी भी गंगा की सहायक नदी है और इसका उद्गम होता है मापचा चुंगो हिमनद। ये नेपाल हिमालय में ही स्थित है, क्योंकि जानते हैं गंडक, घाघरा ये सब कहाँ से आते हैं, ये सब नेपाल हिमालय से ही उद्गम होता है। लेकिन स्पेसिफिक अगर आपसे पूछा जाए हिमनद के संदर्भ में कि घाघरा नदी जो है किस हिमनद यानी किस ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, तो आप बताएंगे मापचा चुंगो हिमनद से घाघरा नदी का उद्गम होता है। बिहार के छपरा में इसका संगम होता है गंगा नदी में। हमने ऊपर देखा कि गंडक नदी मिलती है पटना के निकट सोनपुर में, उसी तरीके से घाघरा नदी नेपाल हिमालय के मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है और बिहार का जो छपरा डिस्ट्रिक्ट है यहां आकर गंगा में मिल जाती है। तो गंगा में घाघरा नदी कहां मिलती है, तो छपरा में मिलती है। इसकी सहायक नदियों में देखें तो तिला, सेती, बेरी और शारदा। इस शारदा नदी को आप जरूर याद रखना कि घाघरा की यह सहायक नदी है शारदा नदी। तो आप ये याद रखना, ये सारे तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखेंगे कोसी नदी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक। अब यह कहां से निकल रही है, यह निकलती है माउंट एवरेस्ट के उत्तर में, यानी नेपाल हिमालय से ये भी निकलती है कोसी नदी माउंट एवरेस्ट के उत्तर में। तो इस तरीके से अगर डीप क्वेश्चन पूछ ले कि कोसी नदी निकलती है माउंट एवरेस्ट के उत्तर में, माउंट एवरेस्ट के पश्चिम में, माउंट एवरेस्ट के पूर्व में, तो आपका उत्तर क्या होगा, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि यह अपना मार्ग बहुत बदलती है। तो मार्ग बदलने के लिए यह नदी प्रसिद्ध है। पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है, हमने बताया था ऊपर, पूर्ववर्ती नदी अनुवर्ती नदी कौन सी होती हैं, जो नदियां अपना मार्ग नहीं बदलती हैं, पर्वतों के निर्माण के बाद में भी वे नदी कहलाती हैं पूर्ववर्ती नदी, और उसमें कोसी नदी भी एक उदाहरण था, हमने आपको ऊपर बताया था। बिहार के भागलपुर में गंगा में मिल जाती है। तो हमने देखा 3 नदियां जो इंपॉर्टेंट है जो बिहार में बहती हैं। पहली नदी हमने देखा था कौन सी, गंडक, जो गंगा में मिल रही थी सोनपुर में। दूसरी देखा था घाघरा, जो गंगा में मिल रही थी छपरा के पास। तीसरी देखी कोसी नदी, जो कहां मिल रही है गंगा में, भागलपुर के समीप मिलती है कोसी नदी गंगा में। तो कोसी नदी के ये सभी तथ्य आप याद रख लीजिए, पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। अब देखेंगे रामगंगा नदी। रामगंगा जो है इसका उद्गम होता है गढ़वाल की पहाड़ियां। गढ़वाल की पहाड़ियां कहां स्थित है, उत्तराखंड में। तो गढ़वाल की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है रामगंगा नदी का। उत्तर प्रदेश के नाजिबाबाद के मैदान में यह प्रवेश करती है और कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। तो 2 तथ्य आप याद रखो रामगंगा से। पहले तो यह गंगा की सहायक नदी है, और किस तरफ की सहायक नदी है, तो बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है, क्योंकि आ रही है ऊपर की तरफ से गढ़वाल की पहाड़ियों से। गढ़वाल की पहाड़ियां हैं उत्तराखंड में, और गंगा में कहां मिलती है, तो कन्नौज के निकट या गंगा में मिल जाती है। तो ये 2 तथ्य रामगंगा नदी से जरूर याद रखो। अब आते हैं दामोदर नदी। जैसे बिहार का शोक कहलाती है कोसी नदी, उसी तरीके से बंगाल का शोक कहलाती है दामोदर नदी। अब दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है आपसे पूछा जाए, तो आप बताएंगे छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार से होता है किस नदी का उद्गम, दामोदर नदी का। भ्रंश घाटी में बहती है। तो आपसे 3 महत्वपूर्ण भारत की नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। 2 नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, जो किस तरफ आती हैं, पश्चिम की तरफ बहकर आती है, अरब सागर में गिरती है। और एक नदी महत्वपूर्ण है दामोदर नदी, ये भी भ्रंश घाटी में बहती है, जो कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो 3 नदियां आप महत्वपूर्ण याद रखना जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी जो अरब सागर में गिरती है, और दामोदर नदी जो छोटा नागपुर पठार से भ्रंश घाटी में बहते हुए कहां जाकर गिरती है,
बंगाल की खाड़ी में और उससे पहले मिलती है हुगली नदी में। तो दामोदर नदी जो है वह हुगली नदी में मिलती है और हुगली नदी में मिलने के बाद जाकर गिर जाती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। इसकी मुख्य जो सहायक नदी है दामोदर नदी की वह है बराकर नदी। ये याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बराकर नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप बताएंगे दामोदर नदी की। और इस नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं, तो याद रखना। अब ये सारे तथ्य कि उद्गम दामोदर नदी का छोटा नागपुर पठार भ्रंश घाटी में बहती है, बंगाल के खाड़ी में गिरने से पहले यह हुगली नदी में मिलती है, हुगली नदी में इसका मिलन बिंदु है, बंगाल का शोक कहलाती है, सहायक नदी बराकर नदी है। अब देखते हैं सरयू या जिसे कहते हैं शारदा नदी। सरयू या जिसे कहते हैं शारदा नदी, इसी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है ना, अयोध्या मंदिर आप जानते ही होंगे उत्तर प्रदेश का। तो सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या शहर बसा हुआ है। तो सरयू और शारदा नदी का उद्गम देखें तो मिलाम हिमनद ये नेपाल हिमालय में ही स्थित है। तो नेपाल हिमालय के मिलाम हिमनद आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अब ये मैच द फॉलोइंग में भी पूछते हैं, आपको अलग अलग नदियां दे देंगे, एक तरफ दूसरी तरफ दे देंगे हिमनद। अब आपको मिलाना होगा, या तो एग्जाम में पूछेगा इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित है। तो आपको सारे हिमनद जो महत्वपूर्ण है उन हिमनदों से कौन सी नदियों का उद्गम होता है ये याद रखना है। तो इसमें शारदा और सरयू नदी के बारे में पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए मिलाम हिमनद से इस नदी का उद्गम होता है। भारत नेपाल की जो है सीमा में यह बहती है। दूसरा है इसकी सहायक नदियों को देखें तो घाघरा, सरयू, राप्ती नदी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। तो शारदा नदी की सहायक नदियों में आप घाघरा को रख सकते हैं और राप्ती नदी, इसी राप्ती नदी में उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। तो शारदा की सहायक नदियों में घाघरा नदी और राप्ती नदी। नेपाल में इसका जो नाम है गौरी गंगा, यानी शारदा नदी को हम गौरी गंगा के नाम से भी जानते हैं, कहां, नेपाल में। इसके अन्य नाम भी हैं जैसे काली नदी या फिर चाइक नदी। अब आपसे शारदा नदी पूछे, चाहे काली नदी पूछे, चाहे चाइक नदी पूछे, चाहे गौरी गंगा पूछे, आपका जवाब जो है वह शारदा नदी के संदर्भ में ही होना चाहिए कि इनके ये अन्य नाम हैं। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछ देगा, आपसे गौरी गंगा पूछ देगा। अब आप शारदा तो पढ़े हैं, गौरी गंगा नहीं पढ़े हैं, लेकिन अब ये जान लीजिए कि शारदा नदी ही गौरी गंगा है। तो ये कोई भी नाम दे, आपको यही तथ्य याद रखने हैं कि इनका उद्गम मिलाम हिमनद से होता है। भारत नेपाल की सीमा बनाती हैं सहायक नदियों में घाघरा और राप्ती नदी हैं। अब देखते हैं सोन नदी। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक के पठार से होता है जो विंध्य पर्वत श्रेणी में आता है ना, विंध्य पर्वत श्रेणी। ये जो हम देखते हैं सोन नदी दिखाया था अभी ऊपर, विंध्य पर्वत श्रेणी उत्तर की तरफ बहती है और गंगा में जाकर मिल जाती है। तो सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक के पठार से। अमरकंटक के पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों का यह निर्माण करती है। गंगा के दाएं तट की यह सहायक नदी है, अभी हमने पहले ही बताया था। पटना के पश्चिम में आरा में गंगा में मिल जाती है। यह महत्वपूर्ण है आपके लिए बिहार स्पेसिफिक कि सोन नदी जो है वह कहाँ मिलती है। तो सबसे पहले तो बिहार राज्य में ही मिलती है। दूसरा और उसके डीप में जाएंगे तो पटना में मिलती है, और पटना के कहाँ मिलती है, तो पटना के पास आरा डिस्ट्रिक्ट में सोन नदी जो है वह गंगा में मिल जाती है। तो आरा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है सोन नदी गंगा में। और किस तरफ से आती है, दाएं तट से, क्योंकि यह नीचे से आकर गंगा में मिल रही है। इसकी सहायक नदियों को देखें तो इसकी सहायक नदियों में है रिहंद नदी, कनहर नदी और उत्तरी कोयल नदी। ये आप याद रखना कि सोन नदी की सहायक नदियों में कनहर नदी है, रिहंद नदी है और उत्तरी कोयल नदी है। एग्जाम में पूछे जाने की इनकी प्रबल संभावना है। चूंकि यह अब बिहार स्पेसिफिक हो जाता है क्वेश्चन, तो अक्सर जो है इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं महानंदा नदी में। महानंदा जो नदी है यह निकलती है दार्जिलिंग पहाड़ी। दार्जिलिंग की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल का जो सबसे ऊपर जो सिक्किम की तरफ नहीं टच करता है, ये बिल्कुल मुर्गे की चोटी वाली, यही है आपकी दार्जिलिंग की पहाड़ी, और यहीं से निकलती है महानंदा नदी। तो कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि गंगा के सबसे पूर्व में, गंगा के सबसे पूर्व की कौन सी सहायक नदी है, तो आप बताएंगे महानंदा नदी, क्योंकि महानंदा नदी गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है जो बाएं तट से आकर इसमें मिल जाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा से यह मिलती है, क्योंकि बताया यह दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और आगे आकर पश्चिम बंगाल में मिल जाती है गंगा से। तो महानंदा नदी के बारे में भी आप जान लिए। तो इस तरीके से हमने पूरा जो है गंगा नदी तंत्र पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हमने कौन कौन नदी तंत्र पढ़ लिए, पहले पढ़ा सिंधु नदी तंत्र, फिर पढ़ा गंगा नदी तंत्र, अब पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र।
ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में ब्रह्मपुत्र नदी को देखें तो इसका उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम होता है चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से, जो कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर के निकट स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, तो हिमनद का नाम है चोमा युंगडुंग हिमनद, और यह कहां है, कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर के निकट। तो मानसरोवर के निकट से हमने ऊपर बताया था 3 नदियां निकलती हैं, इधर ब्रह्मपुत्र नदी, 2 नदियां इधर सिंधु और सतलज नदी। अपवाह क्षेत्र इसका कहां है, तो अरुणाचल प्रदेश में बहती है, असम में बहती है और बांग्लादेश में बहती है ये नदी। तो 3 देशों में बहती है, एक तो तिब्बत के क्षेत्र यानी चीन में, फिर आके भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, और असम क्षेत्र में बहते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर बाएं तट की सहायक नदी और इसकी दाएं तट की सहायक नदी। सहायक नदी देखो पूछी जाती हैं, अब याद करना पड़ेगा, कैसे भी याद करें आप। तो बाएं तट की सहायक नदियों में है दिबांग नदी, लोहित नदी, बूढ़ी दिहांग नदी, धनसिरी और कापिली नदी। तो कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग और धनसिरी एवं कापिली नदी। उसी तरीके से दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं सुबनसिरी नदी, कामेंग नदी, मानस नदी, जिया भरेली नदी, रंगा नदी, छोम्बुछु जिसे हम तिस्ता नदी भी कहते हैं। तो अब ये भी देखो पता चल गया ना कि तिस्ता नदी जो सिक्किम हम देखते हैं ना, सिक्किम से आकर बहती है, तो तिस्ता नदी को हम छोम्बुछु नदी भी कहते हैं, एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। तो कौन कौन सी सहायक नदी है दाएं तट से मिलने वाली, तो सुबनसिरी नदी, कामेंग, मानस, संकोश, जिया भरेली, रंगा नदी और तिस्ता नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने वाली दाएं तट की नदियां हैं। बाएं तट में दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी और कापिली नदी हैं। मैप में अगर आपको इसकी लोकेशन दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यह ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे तिब्बत में हम यारलुंग जांगपो नदी भी कहते हैं, तांगसोकपो नदी। तो ये ऐसे बहती हुई आती है और अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेते हुए यह प्रवेश करती है भारत में, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश, असम में बहते हुए यह पश्चिम बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फिर बांग्लादेश में जैसे प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना नदी। फिर यह जमुना नदी जो है गंगा नदी में आकर मिलती है, फिर इसका नाम हो जाता है पद्मा नदी। फिर पद्मा नदी में मेघना नदी इधर पूर्व की तरफ से आकर मिल जाती है, तो इसी मेघना नदी के नाम से ये ब्रह्मपुत्र गंगा नदी दोनों सब मिलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ये कुछ हमने देखे महत्वपूर्ण तथ्य ब्रह्म नदी के संदर्भ में। तो सहायक नदियां देख ली, इसका उद्गम देख लिया। अब देखेंगे अन्य इसके नाम कौन से हैं। तो तिब्बत में हमने बता ही दिया कि इसका नाम सांगपो रहता है। फिर अरुणाचल प्रदेश में जब दिहांग नदी आकर इसमें मिलती है, दिहांग नदी, तब इसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग नदी। सॉरी, यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी का पहले नाम क्या होता है, पहले नाम इसका होता है सांगपो नदी तिब्बत में। फिर जब अरुणाचल प्रदेश में यह प्रवेश करती है यांगयाप दर्रा के पास से, तो इसका नाम होता है दिहांग नदी। जब दिहांग नदी आगे और थोड़ा सा बढ़ती है, जब असम में प्रवेश करती है और इसमें लोहित नदी आकर मिल जाती है, तो इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, और बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना नदी। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि तिब्बत में इसका नाम क्या होता है, सांगपो नदी। भारत में जब यह नदी प्रवेश करती है तो दिहांग नदी से प्रवेश करती है, यांगयाप दर्रे के पास से यू टर्न लेते हुए यही सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और इसका नाम हो जाता है दिहांग नदी। यही दिहांग नदी जब आगे बढ़ती है और असम क्षेत्र में आती है, तो इसमें जो है लोहित नदी आकर मिल जाती है, तब इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र नदी, और यह ब्रह्मपुत्र नदी आगे बांग्लादेश में जाती है, तब इसका नाम हो जाता है जमुना नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जो है पद्मा यानी गंगा नदी से मिलती है, जो गंगा नदी पद्मा के नाम से बांग्लादेश में हो जाती है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जाकर इससे मिलती है। फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सुंदरवन का डेल्टा सबसे पहला तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और किन नदियों से मिलकर बनता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर सुंदरवन का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है उसका निर्माण होता है। अब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, उसमें जो सुबनसिरी नदी है ये देख लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सुबनसिरी जो नदी है इसकी सहायक नदी, ये तिब्बत क्षेत्र से इसका उद्गम होता है, अरुणाचल प्रदेश असम में बहती है और पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। उद्गम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि सुबनसिरी का उद्गम कहां से होता है, तो आप बताएंगे तिब्बत क्षेत्र से, और यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है।
हमने अब बताया कामेंग नदी। कामेंग नदी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसमें एक आपको इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना है कि कामेंग नदी पर ही पक्के टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, पूछा जा चुका है कि पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में। किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप बताएंगे कामेंग नदी के तट पर पक्का टाइगर रिजर्व स्थित है और कामेंग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी हम जानते हैं कि तीस्ता नदी का उद्गम जो है वह जेमू ग्लेशियर से होता है जो सिक्किम में स्थित है। इसकी सहायक नदी जो है वह रंजीत नदी है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि तीस्ता नदी का उद्गम कहां से होता है, तो सिक्किम राज्य में जेमू ग्लेशियर है, तो इसी जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। इसकी एक सहायक नदी है रंजीत नदी। और तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है, तो तीस्ता नदी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, इन सभी को आपको याद रखना है। तो हमने लगभग हिमालयी नदी तंत्र को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को हम दो तरीके से पढ़ लेते हैं। एक तरीका होता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को देख लेते हैं और दूसरा जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियां देख लेते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती हैं और अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आपको दे दिया जाएगा, एक नदी दे दी जाएगी और आपसे पूछी जाएगा कि बंगाल ये नदी जो है कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है या अरब सागर में गिरती है। या फिर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि आपको दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, तो आपको जो है दो ऑप्शन दे दिए जाएंगे अरब सागर में, एक ऑप्शन अरब सागर का दे दिया जाएगा नदी का और अन्य दे दिए जाएंगे बंगाल की खाड़ी के। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, आप अब इसके लिए तैयार रहिएगा। आप देख लीजिए कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी प्रमुख नदियां गिरती हैं, तो इसमें है स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पिन्नार नदी, ताम्रपाणी और वैतरणी नदी। और इसके अलावा भी अन्य नदियां हमने कौन सी पढ़ी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। तो ये भी आप एड ऑन कर लीजिए, इनको हमने ऊपर बताया ही था। अन्य जो नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उनमें महत्वपूर्ण है स्वर्णरेखा नदी, एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं, स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, एग्जाम में पूछा जाता है ये, स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, पिन्नार नदी, ताम्रपाणी नदी और वैतरणी नदी, ये सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दूसरी अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती हैं, तो अरब सागर में गिरने वाली मुख्य नदियों के नाम हैं, पहली तो नर्मदा नदी जो सबसे बड़ी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, दूसरी ताप्ती नदी जिसे तापी नदी भी कहते हैं, तीसरी साबरमती नदी जिसके किनारे क्या है, महात्मा गांधी का आश्रम था, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, है ना, तो वही साबरमती नदी है ये। तो साबरमती नदी ये भी अरब सागर में गिरती है। माही नदी, लूनी नदी, काली नदी, मीठी नदी और जुआरी नदी। जुआरी नदी कहाँ है, ये गोवा में स्थित है, तो वही जुआरी नदी है, ये भी अरब सागर में गिरती है। तो ये प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। अरब सागर वाले तो जरूर याद रखना, क्योंकि अरब सागर में गिरने वाली नदियां क्या बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण कराती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। अब एस्चुरी या ज्वार नदमुख क्या होता है, ज्वार नदमुख ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर नदियां जो हैं डायरेक्ट जो है समुद्र में मिलती हैं, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां होती हैं वो सामान्यतः डेल्टा का निर्माण करती हैं, यानी वो नदियां डायरेक्ट जो है सागर में नहीं मिलती हैं, उससे पहले क्या करती हैं, यह डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्योंकि इन नदियों में अवसाद अधिक होता है। अवसाद के कारण क्या होता है, मैदानी क्षेत्र में जाते हैं तो इनका बहाव जो है धीरे धीरे धीमा पड़ जाता है, उसके बाद ये अवसाद जो है समुद्र में मिलने से पहले जो है एक डेल्टा बन जाता है। ये नदी बह रही है तो एक नदी ऐसे बह गई, अब यहाँ पर एक अवसाद जमा हो गया तो एक डेल्टा बन जाता है, ऊंचा यहाँ पर एक किला बन जाता है त्रिभुजाकार, तो ऐसे बहते हुए फिर आके ऐसे ऐसे नदी मिलती है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदी के जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं इनमें अवसाद नहीं होता है, ज्यादा नदियां तो भ्रंशन के कारण बहती हैं, इनकी स्पीड बहुत होती है। दूसरी चीज ये छोटी नदियां होती हैं, इसके कारण क्या होता है, ये नदियां डायरेक्ट जो है समुद्र में मिल जाती हैं, जिसके कारण ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, बल्कि इसको क्या कहते हैं, एस्चुरी या ज्वार नदमुख कहते हैं। तो ये चीज भी आप समझ गए होंगे, इसलिए कहते हैं कि जो नर्मदा, ताप्ती, माही नदियां हैं ये सब क्या करती हैं, ये सब ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अब एक एक नदी को उठाते हैं। सबसे पहले देखते हैं महानदी। महानदी का उद्गम होता है सिवाहा पहाड़ी, जो कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो महानदी का उद्गम पूछे तो आप क्या बताएंगे, सिहावा की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है, और सिहावा की पहाड़ी है छत्तीसगढ़ राज्य में। और इसकी जो सहायक नदियां हैं कई बार एग्जाम में पूछी
आ चुकी है महानदी की कि दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है जोक, ओंक और तेल, और बाएं तट से सहायक नदी मिलने वाली है शिवनाद, हसदेव, मंद और ईब नदी। तो महानदी की जो सहायक नदियां हैं, तो सहायक नदियों में आपको याद रखना है कि जोक, ओंग, तेल नदी, शिवनाद, हसदो, मंद और ईब नदी जो है, ये सारी नदियां महानदी की सहायक नदी हैं। इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ है? तो इसका अपवाह क्षेत्र छत्तीसगढ़ से बहते हुए उड़ीसा राज्य में बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है महानदी। तो ये देखा हमने। एक तथ्य आपको जरूर याद रखना है, महानदी पर दो प्रमुख बांध हैं, जिसमें हीराकुंड बहुत बार पूछा जाता है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो अब आपका जवाब महानदी होना चाहिए। इसके अलावा टिकरापारा बांध या टिकरापारी परियोजना कहां पर है? ये भी महानदी पर है। तो दो याद रखना है, हीराकुंड और टिकरापारा बांध या परियोजना कहां है? महानदी पर स्थित है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब हम देखते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदावरी नदी को हम दक्षिण की गंगा या वृद्ध नदी भी कहते हैं। यह तथ्य भी कई बार पूछा जा चुका है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं। अब आपका जवाब होना चाहिए गोदावरी नदी। बूढ़ी गंगा या वृद्ध नदी किसे कहते हैं, तो भी आपका जवाब होना चाहिए गोदावरी नदी। अब इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से, जो नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। आइए आपको मैप में दिखाते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को। ये आप देख रहे होंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जो नर्मदा है ना, नर्मदा हमने ये देख ही लिया है महानदी, जो कहां से निकल रही थी? सिहोवा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकल रही थी, जो उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये इधर बंगाल की खाड़ी वाली नदियां हैं, दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, महानदी, गोदावरी, कोलेरू, ये झील हुए, कृष्णा, पिन्नार और कावेरी। और ये हैं आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियां, जिसमें जुआरी नदी और नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये सारी नदियां हैं। तो हम पढ़ रहे हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी ये महाराष्ट्र में नासिक का क्षेत्र है और यहाँ पर एक पहाड़ी है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। इसी पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होते हुए यह कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये सारी नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जिसमें हम गोदावरी नदी पढ़ रहे थे। तो गोदावरी नदी का उद्गम याद रखना, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है, जो नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। इसको दक्षिण गंगा, वृद्ध या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। इसकी जो सहायक नदियां हैं, तो बाएं तट और दाएं तट के रूप में देख लेते हैं, जिसमें वेन गंगा, पेन गंगा, वर्धा, प्राणहिता, सबरी और इंद्रावती नदियां जो हैं, इसके बाएं तट से आकर मिलती हैं। और दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियां गोदावरी की हैं प्रवरा, मुल्ला, विड्डवागु और मनेर। तो प्रवरा इसमें जरूर याद रखना, प्रवरा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। अन्य नदियों में इसमें देख लो वेन गंगा, पेन गंगा, वर्धा, प्राणहिता और इंद्रावती नदी, ये से एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप ये याद रखना, गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती और प्रवरा नदी। इसका उपनाम हमने बता ही दिया कि इसे दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। एक इसमें तथ्य याद रखो कि प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। जैसे हमने देखा ओवरऑल अगर भारत से पूछे तो आप बताएंगे गंगा नदी सबसे लंबी नदी है भारत के संदर्भ में। लेकिन अगर दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे गोदावरी नदी से। अब देखेंगे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी क्या है? गोदावरी नदी के नीचे से यह बहती है और किस पहाड़ी से निकलती है? तो निकलती है यह महाबलेश्वर की पहाड़ी से, पश्चिम घाट में स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ियों से निकलती है कृष्णा नदी और यह दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, इसे भी याद रखें। तो प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है कौन सी? गोदावरी। दूसरी सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय नदी कृष्णा नदी। इसकी सहायक नदियों में है कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी नदी, भीमा और मुनेरू नदी। तो दाएं तट की ये नदियां हैं, जिसमें कोयना, मालप्रभा और तुंगभद्रा नदी हैं, ये सभी कृष्णा की सहायक नदी हैं। और बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियों में देखें तो भीमा, मूसी नदी जो है यह कृष्णा में आकर मिलती हैं। तो कृष्णा की सहायक नदियों में भी ये सब याद रखना। मूसी नदी जिसके किनारे कौन सा शहर स्थित है? हैदराबाद स्थित है। तो यह कृष्णा नदी की ही सहायक नदी है। अन्य सहायक नदियों में कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, ये सभी सहायक नदियां कृष्णा की सहायक नदी हैं। इनको मैं बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपको याद हो जाए, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अब देखते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है और ये पहाड़ी स्थित है कर्नाटक में। तो हमने ऊपर पहले देखा कि कौन सी नदी देखी, सबसे पहले नदी देखी थी पश्चिमी घाट से जो निकलती है वह है गोदावरी नदी, और कहाँ से निकलती है वह त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। उसके बाद देखा नीचे कृष्णा नदी, दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो निकलती है महाबलेश्वर की पहाड़ी से, और अब तीसरा देख रहे हैं कावेरी नदी जो निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं कर्नाटक में। अब इसकी सहायक नदियों को देखते हैं। तो बाएं तट की जो सहायक नदियां हैं उसमें है हेमवती नदी, सिमसा नदी और अर्कावती नदी। तो ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो बाएं तट की सहायक नदियों में कावेरी नदी की कौन सी सहायक नदियां हैं, तो हेमवती, सिमसा और अर्कावती नदी। उसी तरीके से दाएं तट की सहायक नदियां इसकी हैं कामनी, भवानी और अमरावती नदी। तो आपको याद रखना है कावेरी नदी की सहायक नदियां जिनमें है हेमवती, सिमसा, अर्कावती, कामिनी, भवानी और अमरावती नदियां। अगर इसका अपवाह क्षेत्र देखें, यानी किस किस राज्य में कावेरी नदी बहती है, तो आप बताएंगे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि कावेरी नदी पर कुछ ऐसे जलप्रपात या बांध बनाए जा रहे हैं जिसके कारण तमिलनाडु को क्या होता है, परेशानी होती है। तो ये इसलिए अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र। तो आप बताएंगे 3 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश से कावेरी नदी बहती है जिसमें केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु और पुडुचेरी है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, बताएंगे कावेरी नदी पर जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसी तरीके से होगेन कल जलप्रपात भी कावेरी नदी पर स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है शिव समुद्रम और होगेन कल जलप्रपात किस नदी पर है, तो आपका जवाब होना चाहिए कावेरी नदी पर। अब देखते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वह अमरकंटक पहाड़ी से होता है। अमरकंटक पहाड़ी जो विंध्य श्रेणी पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो इसी अमरकंटक पहाड़ी से होता है नर्मदा नदी का उद्गम। विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। हमने अपनी दूसरी क्लास में भी आपको बताया था कि नर्मदा नदी जो है वह सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच से निकलती है जो भ्रंश घाटी में बहती है। जैसे ये हो गई आपकी नर्मदा नदी, ये हो गई आपकी नर्मदा नदी, ऊपर इसके है विंध्य पर्वत श्रेणी, नीचे है इसके सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इन दोनों श्रेणियों के बीच से बहती हुई आती है, भ्रंश घाटी में बहती हुई नदी आती है नर्मदा नदी, और यह खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों को देखें तो दूधी, हिरन और तवा नदी आपको याद रखना है। दूधी, हिरन और तवा नदी जो है वह नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी पर कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं जैसे धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात और कांद्रा जलप्रपात। ये जलप्रपात जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित हैं। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं, तो धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा और कांद्रा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित हैं। अभी हम आगे जलप्रपातों को भी पढ़ेंगे। अभी के लिए जो है आप ये याद रखिएगा, बाकी अभी हम फिर से पढ़ेंगे जलप्रपात जब स्पेसिफिक रूप से कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है, किस राज्य में है, तो एक बार वहां भी रिवीजन हो जाएगा। नर्मदा नदी हमने जैसे बताया ही था कि अरब सागर में मिलने वाली लगभग जो नदियां होती हैं वह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी क्या होता है, जो नदियां बिना डेल्टा बनाए डायरेक्ट जो है समुद्र में मिल जाती हैं। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, प्रायद्वीपीय भारत की ओवरऑल सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, लेकिन वह कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। और नर्मदा नदी जो है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जो गिरती है अरब सागर में। तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी पूछे तो आप बताएंगे नर्मदा नदी। अगर ओवरऑल पूछे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब आप बताएंगे गोदावरी नदी। पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में मिल जाती है, कहां, खंभात की खाड़ी में। तो ये आपको कुछ तथ्य याद रखने हैं नर्मदा नदी से। अब देखते हैं ताप्ती नदी। नर्मदा नदी के दक्षिण में बहती है ताप्ती नदी। जिस तरीके से विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से बहती है नर्मदा नदी, उसी तरीके से ताप्ती नदी बहती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और अजंता पर्वत के मध्य बहती है यह ताप्ती नदी। तो सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत के बीच भ्रंश का निर्माण करते हुए यानी भ्रंश में बहती हुई कौन सी नदी है, तो ताप्ती नदी, जिसे हम तापी नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिला में है
है मुल्ताई की पहाड़ी। उसी मुल्ताई की पहाड़ियों से होता है ताप्ती नदी का उद्गम। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ताप्ती नदी का उद्गम कहां से होता है, आप बताएंगे मुल्ताई की पहाड़ियों से, जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। सतपुड़ा और अजंता पर्वत के मध्य बहती है, हमने आपको बता दिया। ये भी जो है अरब सागर में गिरती है, कहां, खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी भी गिरती है और ताप्ती नदी भी गिरती है। यह भी एस्चुरी का निर्माण करती है। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर महाराष्ट्र और गुजरात में यह बहती है। नेक्स्ट आप देखेंगे हम नदियों के किनारे प्रमुख शहर, लेकिन इससे पहले आपको कुछ और भी महत्वपूर्ण नदियों को बताएंगे जो अरब सागर में गिरती हैं और ये महत्वपूर्ण है। जैसे लूनी नदी, लूनी नदी को हम सागरमती नदी भी कहते हैं। लूनी नदी को कौन सी नदी कहते हैं, सागरमती नदी भी कहते हैं। लूनी नदी का उद्गम होता है अरावली श्रेणी की नागा पहाड़ियों से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। न जाने कितने बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कच्छ का रण का जो है कच्छ के रण में कौन सी नदी विलुप्त हो जाती है, या फिर लूनी नदी जो है कहां पर विलुप्त हो जाती है। तो इन सभी का जवाब यही है कि लूनी नदी जो है वह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कच्छ का रण एक दलदलीय हिस्सा है जो गुजरात में पड़ता है, गुजरात राज्य में पड़ता है। इसी कच्छ के रण में जो है लूनी नदी विलुप्त हो जाती है। और लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है, अरावली पर्वत जो कहां है, राजस्थान में है। इसी अरावली पर्वत श्रेणी में है नागा की पहाड़ी। इसी नागा की पहाड़ी से लूनी नदी, जिसे हम सागरमती नदी भी कहते हैं, यहां से इसका उद्गम होता है। तो आप भूलना नहीं, ये सारे तथ्य इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद माही नदी, माही नदी जो निकलती है वह विंध्याचल पर्वत से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो माही नदी कहां से आती है, माही नदी आती है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। उसी तरीके से है साबरमती नदी। ये सारी नदियां अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। तो माही नदी निकलती है विंध्याचल पर्वत से और गिरती है खंबात की खाड़ी। देन साबरमती नदी, जिसके किनारे महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम था, यह निकलती है मेवाड़ पहाड़ी जो राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान की मेवाड़ पहाड़ी से साबरमती नदी का उद्गम होता है और यह भी खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। पश्चिम दिशा में बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी जो है वह साबरमती नदी है। तो अरब सागर में गिरने वाली या पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदी अगर आपसे पूछे तो सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, दूसरी सबसे बड़ी नदी है पश्चिम की ओर या अरब सागर में गिरने वाली नदी ताप्ती, और तीसरी सबसे बड़ी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, पश्चिम दिशा में बहती है, वह नदी है साबरमती नदी। तो ये आपको याद रखना है, साबरमती का उद्गम मेवाड़ की पहाड़ी से, माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत से, और ये दोनों नदियां अरब सागर खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। लूनी नदी, जिसे सागरमती नदी कहते हैं, ये कहां से निकलती है, ये निकलती है अरावली पर्वत श्रेणी की नागा पहाड़ियों से जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नदी अपवाह क्षेत्र अक्सर पूछा जाता है। नदी अपवाह क्षेत्र का मतलब होता है जो नदी ज्यादा क्षेत्र को घेरते हुए बहती है। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो क्रमवार हैं, यानी बड़े से छोटे की ओर। यानी भारत में अगर पूछे कि सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किसका है और फिर आपको क्रम लगाने के लिए दे दिया जाए या 4 ऑप्शन दे दे और उसमें पूछे कि इसमें से सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किसका है, या पूछ ले इनमें से सबसे छोटा अपवाह क्षेत्र कौन सी नदी बनाती है, या आपको क्रम लगाने के लिए दे दे, तो आप लगा लें, अब क्वेश्चन को गलत ना करें। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जो न्यू ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन पूछने का, अब यही चल रहा है। अगर आप PYQ लगाएंगे और 3-4 सालों के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अपवाह क्षेत्र देखते हैं बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है गंगा का, उसके बाद है गोदावरी का, फिर है कृष्णा का, ब्रह्मपुत्र का। अच्छा, ये लंबाई वाला सिस्टम नहीं चल रहा है, ये चल रहा है अपवाह क्षेत्र का, यानी कौन सी नदी ज्यादा क्षेत्रफल को ग्रहण करते हुए बहती है। तो उसमें सबसे ज्यादा है गंगा, फिर है गोदावरी, फिर है कृष्णा, फिर है ब्रह्मपुत्र, फिर है महानदी, उसके बाद चंबल, नर्मदा, कावेरी, ताप्ती, पेन्नार नदी, ब्राह्मणी नदी और स्वर्ण रेखा नदी। तो ये आप कम से कम क्रम याद रख लें, कोई ट्रिक बना ले, कैसे भी याद रखें, इसको याद रखें। अगर आपसे क्रम लगाने के लिए दे दिया जाए तो आप भूले नहीं। अब जरूरी नहीं कि वो शुरू के 3-4 दे दे, अब आपको 20 से भी उठा के दे सकता है कि आप बताइए कि गंगा, महानदी, ताप्ती, कावेरी का अब आपको क्रम बता दिया जाए। तो अब जब आप ये इतनी सीरीज याद रखेंगे तो श्योरली आप जो है इस क्रम को सही से लगा पाएंगे। तो एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूं, अपवाह क्षेत्र में सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है गंगा का, उसके बाद गोदावरी नदी, फिर कृष्णा नदी का, फिर ब्रह्मपुत्र नदी का, फिर महानदी का, फिर चंबल नदी का, नर्मदा नदी का, उसके बाद कावेरी नदी का, देन ताप्ती नदी का, उसके बाद पेन्नार, ब्राह्मणी नदी और स्वर्ण रेखा नदी का। और ये जो अपवाह क्षेत्र है वो सिर्फ भारत के संदर्भ में है, यानी केवल भारत की बात कर रहा हूं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र बहुत बड़ा है, ये अपवाह क्षेत्र बहुत बड़ा है।
है, लेकिन भारत में जो है यह अपवाह क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी का गंगा गोदावरी कृष्णा के बाद आता है। तो इस तरीके से आप अपवाह क्षेत्र को याद रखें। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है नदियों के संदर्भ में, वह ये है कि विश्व की सबसे बड़ी अगर एस्चुरी देखें, ज्वार नदमुख देखें, अर्थात समुद्र तथा नदियों का जो मिलन बिंदु होता है उसमें सेंट लॉरेंस नदी है। तो विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी कौन बनाती है नदी? सेंट लॉरेंस नदी। ये आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया था, इसलिए हमने इसको यहाँ शामिल कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी एस्चुरी या ज्वारनदमुख जो बनाती है नदी हुआ है सेंट लॉरेंस नदी। कावेरी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है, ये भी तथ्य याद रखें। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदी जो है वह 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है। यानी कावेरी नदी बहना स्टार्ट हुई, 2 धाराओं में विभक्त हुई, फिर आगे जाके मिल गई, फिर ये 2 धाराओं में विभक्त हो गई, फिर आगे जाके ये मिल जाती हैं, फिर 2 धाराओं में विभक्त हुई। तो इस तरीके से कावेरी नदी ऐसी नदी है जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है। फिर नागावली नदी और वंशधार नदी का उद्गम जो है पूर्वी घाट से होता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्वी घाट से निम्नलिखित में से कौन सी नदियां निकलती हैं। उसमें आपके ऑप्शन थे स्वर्णरेखा नदी, गोदावरी नदी, नागावली और वंशधार नदी। अब ऑप्शन से 1 व 2, 2 व 3, तो इस तरीके से इसमें जो 2 नदियां थी वो आपका सही उत्तर थी। यानी नागावली नदी और वंशधार नदियों का जो उद्गम होता है वह पूर्वी घाट से होता है। बंगाल की खाड़ी में जाकर ये नदियां गिर जाती हैं। तो ये तथ्य आपको याद रखना है, नागावली नदी और वंशधार नदी का उद्गम कहां से होता है? तो उत्तर पूर्व की तरफ से इनका जो उद्गम है पूर्वी घाट से, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। दूध गंगा नदी जो है आप जानते हैं, दूध गंगा नदी से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दूध गंगा के नाम से जम्मू कश्मीर में भी नदी बहती है, उत्तराखंड में भी बहती है और महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती है। तो 3 राज्य हैं, अब 3 राज्य क्या, अब तो 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया जहां पर दूध गंगा के नाम से नदी बहती हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र राज्य शामिल हैं। तो इस तरीके से हमने नदी तंत्र को पढ़ लिया, जिसमें हिमालयन नदी तंत्र में सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, फिर प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पूरा पढ़ लिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे नदियों के किनारे प्रमुख शहर कौन से हैं, प्रमुख जलप्रपात जो नदियों के किनारे स्थित हैं और कुछ प्रमुख झीलें। अब इनको एक बार हम देख लेते हैं। नदियों के किनारे प्रमुख शहरों में सबसे पहले देखते हैं गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे जो प्रमुख शहर स्थित है उसमें सबसे पहला तो हरिद्वार, जहां गंगा नदी जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है। फिर कानपुर है, प्रयागराज जहां पर संगम है गंगा नदी यमुना का, वाराणसी, भागलपुर और पटना। तो बिहार के 2 शहर भागलपुर और पटना ये गंगा के किनारे स्थित हैं। और उत्तर प्रदेश के 3 शहर देख लेते हैं, 3 क्या 4 हैं, इसमें फतेहपुर भी शामिल है। तो फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी ये प्रमुख शहर गंगा के किनारे स्थित हैं। और उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार जो है वह भी गंगा के तट के किनारे स्थित है। तो गंगा के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर हो गए? हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर और पटना। यमुना के किनारे कौन से शहर है? यमुना नदी के किनारे है आपका नई दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा। तो कौन कौन से शहर हैं? नई दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, इटावा है, ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। कृष्णा नदी के तट पर याद रखिए एक प्रमुख शहर है विजयवाड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? हैदराबाद। कृष्णा नदी के किनारे स्थित है विजयवाड़ा। उसके बाद देखेंगे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के नासिक में। तो महाराष्ट्र का नासिक शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नंदेड़ और राजमुंदरी का भी शहर, राजमुंदरी जो शहर है ये भी गोदावरी नदी के किनारे है। ये सभी महाराष्ट्र में स्थित है। तो नासिक तो जरूर याद रखना, ये कई बार पूछा जा चुका है। रामगंगा जो गंगा की सहायक नदी है, इसके किनारे स्थित है उत्तर प्रदेश का बरेली शहर। राप्ती नदी जिसके किनारे स्थित है गोरखपुर। और राप्ती नदी किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा की सहायक नदी है, ये हमने बताया था। और इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है? गोरखपुर। सरयू नदी के किनारे बसा है अयोध्या। गोमती नदी के किनारे बसा है लखनऊ। तो लखनऊ किस नदी के तट पर है? तो गोमती नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर स्थित है लेह यानी लद्दाख। तो लेह लद्दाख किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। झेलम नदी जब हम पढ़ रहे थे आपको बताया था कि श्रीनगर जो है, श्रीनगर शहर वह झेलम नदी के किनारे है। सतलज इसके किनारे है लुधियाना शहर। लुधियाना शहर किस राज्य में स्थित है? पंजाब में। तो पंजाब का लुधियाना शहर सतलज में है। साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। तो और अहमदाबाद में साबरमती का आश्रम है। तो साबर नदी के किनारे स्थित हो गया अहमदानगर। और गुजरात का शहर गांधीनगर भी इसी के किनारे स्थित है। और गुजरात की राजधानी भी गांधीनगर है। तो आप याद रखिए कि साबरमती के किनारे 2 प्रमुख शहर है, अहमदाबाद और गांधीनगर। ताप्ती नदी के किनारे है सूरत।
सूरत जानते ही हैं, ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो सूरत और बैतूल जो शहर है वह ताप्ती नदी के किनारे हैं। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है जमशेदपुर, किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। तो झारखंड का जमशेदपुर शहर जो स्थित है वह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। महानदी कहाँ है? महानदी बहती है उड़ीसा होते हुए। साहवा की पहाड़ी हमने बताया था, साहवा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो उड़ीसा का शहर है एक कटक और यह कटक शहर स्थित है महानदी में। चंबल, चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और यह कहाँ से निकलती है? यह निकलती है आपकी विंध्य पर्वत श्रेणी से बहती हुए आती है, आपकी यमुना में मिल जाती है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में। और यह मध्य प्रदेश विंध्य पर्वत श्रेणी जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ से बहते हुए राजस्थान आती है, राजस्थान से उत्तर प्रदेश के इटावा मिलती है। तो राजस्थान का जो कोटा जो है बहुत फेमस है, किसके लिए? नीट और जेईई की तैयारी के लिए। और यह शहर किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे। तो आपसे पूछे कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, आप बताएंगे चंबल नदी के किनारे। उसी तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। और ये दोनों शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्थित हैं ये असम के, असम राज्य में स्थित हैं दोनों शहर, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित हैं गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। उसी तरीके से क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी हमने बताया था यह यमुना की उप सहायक नदी है जो चंबल की जो है सहायक नदी है। और इसके नदी के किनारे स्थित है उज्जैन शहर। तो उज्जैन जो है किस नदी के किनारे है? तो आप बताएंगे क्षिप्रा नदी। अब आता है लास्ट नर्मदा, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है जबलपुर और जबलपुर है यह मध्य प्रदेश राज्य में। तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है जबलपुर शहर। तो ये कुछ हो गए महत्वपूर्ण शहर जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात कि ये जलप्रपात किन नदियों पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है। तो इसमें सबसे पहला देखेंगे शिव समुद्रम। हम जब नदी पढ़ा रहे थे तभी आपको कई सारे तथ्य आपको क्लियर कर दिया था पढ़ाते हुए, अब यहाँ पर उसका दोहराव हो जाएगा। जो नए जलप्रपात हैं उनको भी पढ़ लेंगे। तो शिव समुद्रम जलप्रपात सारावती नदी पर स्थित है और राज्य कौन सा है? कर्नाटक। धुआंधार जलप्रपात यह नर्मदा नदी पर स्थित है, राज्य है मध्य प्रदेश। दूध सागर जलप्रपात यह मांडवी नदी पर स्थित है और मांडवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? यहाँ पर जान लीजिए जुआरी नदी जो गोवा राज्य में बहती है, जो अरब सागर में गिरती है, इसी जुआरी नदी की सहायक नदी है मांडवी नदी। और इसी नदी पर है दूध सागर जलप्रपात जो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। उसके बाद कपिलधारा, दुग्धधारा जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है। तो महत्वपूर्ण 3 जलप्रपात नर्मदा नदी पर हैं, धुआंधार, कपिलधार और दुग्धधार जलप्रपात। अब देखो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है दुग्धधारा और दूध सागर में। दूध सागर है यहाँ पे, दूध सागर है मांडवी नदी के, मांडवी नदी पर यह जलप्रपात और यह गोवा कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। और दुग्धधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट चुलिया जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है और यह किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। और इसी चंबल नदी के किनारे राजस्थान का शहर है कोटा। तो चुलिया जलप्रपात जो है वह चंबल नदी पर स्थित है राजस्थान राज्य में। हुंड्रू जलप्रपात कई बार पूछा जा चुका है, हुंड्रू जलप्रपात है स्वर्ण रेखा नदी पर, झारखंड रांची शहर में। चित्रकूट, चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर और इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी ऊपर हमने आपको पढ़ाया था। तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, ये सब भूलना नहीं है, महत्वपूर्ण है ये सभी। जोग या जिसे हम गरसुप्पा जलप्रपात कहते हैं यह है शरावती नदी पर। तो शरावती नदी पर हमने 2 जलप्रपात देख लिए, पहला तो शिव समुद्रम जलप्रपात है और दूसरा है जोग या गरसुप्पा जलप्रपात। ये दोनों जलप्रपात हैं कर्नाटक नदी और नदी को कर्नाटक राज्य और नदी है शरावती नदी। कुचिकुल जलप्रपात, कुचिकुल जलप्रपात है वरही नदी पर, याद रखना कुचिकुल जलप्रपात यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकुल जलप्रपात जो वरही नदी पर स्थित है कर्नाटक राज्य में। तो ये कुछ हो गए महत्वपूर्ण जलप्रपात जो आपको क्या करना है? आपको याद रखना है। अब अगर आपसे क्रम लगाने के लिए भी पूछ दिया जाए, क्योंकि हम तो न्यू ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं, तो अब क्रम लगाने वाले क्वेश्चन जो हैं उनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है क्वेश्चन को टफ करने के लिए। तो जैसे हमने बताया कि कुचिकुल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन मान लो कुचिकुल ना दे, आपको कुचिकुल छोड़ के बरही पानी जलप्रपात दे दे,
या फिर नोहा कलिकाई जलप्रपात दे दे, तो कम से कम 3 प्रपात तो पढ़ ही लेते हैं कि इंडिया के हाईएस्ट वाटरफॉल यानी भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात कौन से हैं। तो उसमें सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकुल जलप्रपात जो वरही नदी पर स्थित है। दूसरा है बरही पानी जलप्रपात। बरही पानी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नदी है बुद्ध बलंग नदी। अब बुद्ध बलंग नदी आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो कुचिकुल जलप्रपात वरही नदी ये कर्नाटक में स्थित है। बरही पानी जलप्रपात, अब वरही और बरही पानी देखो दोनों मिलते जुलते लग रहे हैं, वहां वरही नदी है जो कुचिकुल जलप्रपात का निर्माण कर रही है कर्नाटक में, यहाँ बरही पानी जलप्रपात है जो बुद्ध बलंग नदी पर स्थित है उड़ीसा राज्य में। तीसरा है नोह कलिकाई जलप्रपात जो मेघालय में स्थित है। तो ये 3 क्रम से हैं। सबसे ऊंचा है कुचिकुल, फिर दूसरे नंबर पर है बरही पानी, तीसरे नंबर पर है नोह कलिकाई जलप्रपात जो मेघालय में स्थित है। ये 3 जो हैं क्रम से हाईएस्ट जलप्रपात हैं। अन्य जलप्रपातों की बात करें जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिनके पूछे जाने की भी संभावना बहुत ज़्यादा है, जिसमें झारखंड के 3 प्रमुख जलप्रपात हैं। पहला जोन्हा या जिसे हम गौतम धारा भी जलप्रपात कहते हैं, जोन्हा पूछे या गौतम धारा जलप्रपात पूछे आप बताएंगे ये झारखंड राज्य में राढ़ू नदी पर कौन से जलप्रपात हैं? जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात जो झारखंड में स्थित हैं। भूलना नहीं, अगर नहीं याद हो रहा है तो इसको अलग पेज में नोट कर लो और टेलीग्राम चैनल पर जब आपको पीडीएफ मिले तब आप इसका रिवीजन करें एग्जाम के टाइम पर। तो जोन्हा और गौतम जलप्रपात झारखंड में स्थित है राढ़ू नदी पर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है लोध या बूढ़ा घाघ, यानी इसको चाहे बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहो या लोध जलप्रपात कहो, ये भी है झारखंड में बूढ़ा नदी पर। नेक्स्ट झारखंड का प्रमुख जलप्रपात है एक दसम या जिसे दसोंग जलप्रपात कहते हैं। तो आपसे चाहे दसम कहे या दसोंग कहे, दोनों का नाम सेम है। दसम या दसोंग जलप्रपात ये भी झारखंड में स्थित है कांची नदी पर। तो दसम दसोंग जलप्रपात कांची नदी पर है। बूढ़ा घाघ या लोध जलप्रपात बूढ़ा घाघ नदी पर। जोन्हा या गौतम धार जलप्रपात राढ़ू नदी पर स्थित है। ये तीनों झारखंड राज्य में स्थित है। उसके बाद धुआंधार और बेड़ा-घाट। तो बेड़ा-घाट जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार हमने ऊपर बता ही दिया था। तो भेड़ा-घाट ये आपको याद रखना है कि भेड़ा-घाट जलप्रपात पूछे तो भी जो है मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है जो अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जाता है और रिसेंटली एग्जाम में जो है 2022, 23 और 21 में ये जलप्रपात काफ़ी हमको देखने को मिला अन्य स्टेट पीसीएसओ में। गोगक जलप्रपात। गोगक जलप्रपात यह कर्नाटक राज्य में स्थित है घाटप्रभा नदी पर। और घाटप्रभा नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी नदी की। तो कावेरी नदी की सहायक नदी जो घाटप्रभा नदी है, इस नदी पर स्थित है गोगक जलप्रपात जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ये प्रमुख जलप्रपात हो गए हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जलप्रपात के बाद में भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें देख लेते हैं कि कौन सी झील किस राज्य में स्थित है। तो उसमें सबसे पहली है बिम्बनाद और अष्टमुड़ी झील। अगर आपसे पूछे एग्जामिनर बिम्बनाद और अष्टमुड़ी झील किस राज्य में स्थित है तो आप बताएंगे केरल राज्य में, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और बिम्बनाद जो झील है वह नौका गम्य झील है। नौका गम्य झील है बिम्बनाद झील और यह कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। एक अन्य झील है अष्टमुड़ी झील, वो भी केरल में है। चिल्का झील आपको पता ही होगा, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। उलर झील आपको बताया ही था, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में है। और झेलम नदी के मार्ग में यह उलर झील आती है, हमने ऊपर देखा था जब झेलम नदी के बारे में पढ़ रहे थे। पुष्कर झील ये कहाँ है? राजस्थान में है। सांभर झील ये भी राजस्थान में है। लोकटक झील, लोकटक झील कौन सी है? मणिपुर में। और यह तैरती हुई झील है, यानी मणिपुर में तैरता हुआ अगर पार्क पूछा जाता है तो किस झील पर स्थित है? इसी लोकटक झील पर स्थित है भारत का तैरता हुआ पार्क, मणिपुर राज्य में यह स्थित है लोकटक झील। कुलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, कुलेरू झील। फिर पुलिकट झील देखते हैं तो यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित कौन सी झील है? पुलिकट, कुलेरू, इस तरीके के ऑप्शन थे। तो अब आपको याद होना चाहिए, आपका सही जवाब है पुलिकट। पुलिकट झील जो है वह तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा पर है। कुलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य में। पेरियार झील केरल में है। चिल्का झील उड़ीसा में है, हमने ऊपर देख ही लिया है, इसका एक बार दोहराव हो गया है। और डिडवाना झील जो है वह राजस्थान में है। तो राजस्थान में 3-4 महत्वपूर्ण झीलें हैं, पुष्कर, सांभर और डिडवाना झील जो राजस्थान में स्थित हैं। ये झीलें कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो प्रमुख नदियों पर स्थित हैं और उनके राज्य देखेंगे।
तो सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, फिर कह रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बहुत ध्यान से इनको पेशेंस के साथ देखो। अगर थक गए हो तो 5 मिनट जो है वीडियो को पॉज करो, टहल के आओ, चाय पी के आओ, उसके बाद देखो आके। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है और किस राज्य में? गुजरात में। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है और राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। तो भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ है? सतलज नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछे तब भी आप बताएंगे भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जो कि सतलज नदी पर स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में, और सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है गुजरात राज्य में। शिव समुद्रम कहाँ है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात पढ़ा रहे थे, तब भी देखा था कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में। अगर आपसे जल विद्युत परियोजना पूछे तब भी बताएंगे कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना है कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश राज्य में। तो नागार्जुन परियोजना ये भी पूछी जा चुकी है, तो किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, और राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। हीराकुंड, हीराकुंड है आपका महानदी, महानदी पर स्थित है हीराकुंड परियोजना और राज्य है आपका उड़ीसा। इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना है पेरियार नदी पर और किस राज्य में स्थित है? केरल में। और पेरियार झील भी हमने देखा किस राज्य में स्थित है? केरल में। तो उसी तरीके से इडुक्की परियोजना, जब नदी है पेरियार तो राज्य होगा केरल। मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना है पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी नदी पर। माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना है बेतवा नदी पर और राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है बेतवा नदी पर। नेक्स्ट पोचमपाद परियोजना, पोचमपाद परियोजना है गोदावरी नदी पर और राज्य है तेलंगाना। इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखो, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में स्थित है। उसी तरीके से रिहंद नदी, तो रिहंद नदी पर स्थित है रिहंद परियोजना, राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। भागीरथी नदी हमने बताया था ना, गंगोत्री जो से निकलती है, भागीरथी निकलती है, अलकनंदा आकर मिलती है देवप्रयाग में, तब यही दोनों नदियां मिलकर गंगा हो जाती हैं। तो टिहरी बांध पूछे तो आप बताएंगे भागीरथी नदी पर स्थित है उत्तराखंड में। चंबल परियोजना, अब चंबल परियोजना जो है चंबल नदी पर है और राज्य हो जाएंगे राजस्थान। तो चंबल का गंगा राज, इस तरीके से एक ट्रिक है, चंबल का गंगा राज, यानी चंबल परियोजना, गंगा सागर परियोजना और राज्य से राणा प्रताप सागर परियोजना, ये तीनों परियोजनाएं जो हैं वह राजस्थान में स्थित हैं। तो इस तरीके से कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देख लिया। कुछ अन्य बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, जो इस तरीके से हैं, जिसमें सरहिंद परियोजना आपसे पूछे तो आप बताएंगे सतलज नदी पर है। सरहिंद परियोजना किस नदी पर है? सतलज। अब देखो पूछा क्या गया था? सतलज परियोजना। अब बच्चे कंफ्यूज करेंगे ना, और वो तुरंत देखेंगे सतलज नदी, तुरंत सही कर देंगे। मगर इस तरीके के जब तथ्य मिले ना तो आप उनको याद रख लो, रट लो, घिस लो और कॉपी में नोट कर लो कि सतलज परियोजना पूछे तो सतलज नदी नहीं है कौन सी नदी? चिनाब नदी। एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो सतलज परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी। बिल्कुल उल्टा हो रहा है, सतलज नदी मत लगाइयो। तो सतलज परियोजना है चिनाब नदी पर, सरहिंद परियोजना है सतलज नदी पर। तिपाई मुखी पूछे, तिपाई मुखी परियोजना किस नदी पर है? बराक नदी पर। इसी तरीके से जायकवाड़ी परियोजना, ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी एक जलप्रपात है। अब सोच लो कि जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई जलप्रपात होगा, महत्वपूर्ण होगा कि नहीं होगा? होगा। और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है अन्य स्टेट पीसीएस में, तो आपके बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा जलप्रपात है? कलपुंग जलप्रपात। तो कलपुंग जलप्रपात है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जायकवाड़ी जलप्रपात है गोदावरी नदी पर। तिपाई मुखी बराक नदी पर। सतलज परियोजना है चिनाब नदी पर। सरहिंद परियोजना सतलज नदी पर। तो इस तरीके से हमने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को भी देखा, झीलें देख ली, जलप्रपात देख लिया, नदियों के किनारे कौन से प्रमुख शहर हैं और पूरा अपवाह तंत्र जिसमें हिमालयी तंत्र और प्रायद्वीपीय तंत्र दोनों को पढ़ लिया है। आई होप आपने इस क्लास में एंजॉय किया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा किया है। समझ लो आज की क्लास से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे जो ज्योग्राफी के अन्य जो टॉपिक हैं, अन्य चैप्टर हैं, जैसे मानसून से संबंधित, दक्षिण पश्चिम मानसून, मानसूनी वर्षा। फिर ये मानसूनी वर्षा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे आपके 68th बीपीएससी में ही पूछा गया था आम्र वर्षा, मैंगो सेवर्स के बारे में, कि ये किस राज्य से संबंधित है? तो यह कर्नाटक और केरल है ना, ये सही इसका जवाब था। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चन अब आगे बन सकते हैं। तो उन सभी अब आगे के जो टॉपिक है उन पर चर्चा करेंगे।
शीतकालीन वर्षा क्या होती है, फिर मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, जो मिट्टी हैं अलग अलग प्रकार की, उनकी क्या विशेषताएं हैं, जनजातीय, प्राकृतिक, वनस्पतियां। अब हम आगे जो है इस पर चर्चा करेंगे भारत की कृषि के संदर्भ में, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब तक के लिए यहीं तक, बाकी पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, जो भी आपके क्वेरीज हों वो कमेंट बॉक्स में बताएं, उनको जो है पूरा सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। 69th बीपीएससी को टारगेट बना ले, जो भी परेशानी हो रही है पढ़ने में वो हमको जो है आप बताएं, उनको पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। हम सब साथ मिलकर इस बार जो है इस एग्जाम को फोड़ने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लासेस के साथ में, जब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू, जय हिंद।